जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों की एक रिक्वायरमेंट थी कि सर आप हमें RWA, हमारे प्रिय रोजगारविद अंकित भाटी सर की जो अभी उन्होंने हाल ही में SSC GD 2025 के लिए न्यू बुक लॉन्च की है, उसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशंस करवा दीजिए और आप हमें उसकी PDF भी प्रोवाइड करा दीजिए। ये सभी आप दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी। तो आप सभी लोगों की इस डिमांड को लेकर भाई हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं SSC GD 2025 RWA न्यू बुक की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन। साथ ही साथ आपको इसकी फ्री PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसको लेकर भाई हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको बता दें कि हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा वो एक बार आप सभी लोग समझ लेंगे ताकि आप डेली क्लासेस से जुड़ सकें। तो भाई हमारी जो आज ये क्लास होगी ये सामान्य ज्ञान की क्लास हो रही है, जिसमें जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हिस्ट्री का टॉपिक है। हम पेज बाई पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और इसकी फ्री PDF भी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपकी इस क्लास का जो समय है वो रोज़ाना रात को 8 बजे रहेगा। 8 बजे ये क्लास आपको देखने को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और भाई आपको रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। रीजनिंग की हमारी एक क्लास हो भी चुकी है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसका समय रहता है सुबह रोज़ाना 10 बजे। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम आपको अभी हाल ही में 2 बुकों का सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, जिसमें से आपको रीजनिंग की बुक का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है SSC GD 2025 के लिए नई बुक का, और सामान्य ज्ञान का रात को 8 बजे। जैसे ही कोई भी एक बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको मैथ्स भी करवाएंगे, हिंदी भी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बुक के बारे में जाने कि ये बुक दोस्तों हमारे लिए क्यों खास है। तो सबसे पहले आपको इस बुक का थोड़ा सा इंट्रो दिखा देते हैं कि ये बुक आपको कैसी मिलेगी और इसका PDF आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये भाई आपकी बुक है SSC GD 2025 की सामान्य ज्ञान की बुक। ठीक है भाई, और इस बुक की जो सबसे खास बात वो ये है कि इस बुक में आपको 2024, 2023, 21 और 2019 के SSC GD की समस्त परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका दोस्तों व्याख्या सहित सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। विथ सॉल्यूशन व्याख्या सहित दी गई है, इस बुक की सबसे खास बात है। तो आज के दोस्तों इस बुक का आपको हम सॉल्यूशन स्टार्ट करवा रहे हैं। SSC GD की नई बुक का सॉल्यूशन है भाई। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी इसकी वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर इसकी फ्री PDF और साथ ही साथ कंप्लीट वीडियो बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इस बुक में जानेंगे भाई इसमें विषय सूची कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं आप लोगों के लिए। तो भाई यहाँ से सामान्य ज्ञान में दोस्तों पहला चैप्टर रहेगा हमारा इतिहास का, फिर भूगोल कंप्लीट करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान को हम कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में, रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे, जीव विज्ञान करेंगे और स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे। ये सभी चैप्टर्स आपके इस बुक में दिए गए हैं। और इस बुक में जो आपके लगभग जो पेज हैं वो लगभग 150 पेजों की ये बुक है। हालांकि पतली सी बुक है, लेकिन ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज से ये हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इतिहास का भी पहला चैप्टर स्टार्ट होगा आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा आज का पहला चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का। ठीक है भाई, और हिस्ट्री में जो भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको इस बुक की जो सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसका जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ नीचे आपको ब्रैकेट में एक व्याख्या भी दी गई है। इस व्याख्या को पढ़ के दोस्तों आपके एग्जाम में और जो क्वेश्चंस आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाला है। जैसा कि आपने GS निधि की बुक का PDF देखा होगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दिया गया है, सेम वैसा ही इसका भी PDF आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही दोस्तों इसको भी PDF को तैयार किया गया है। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का हमारे सामने स्टार्ट होता है। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। और भाई आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सॉल्यूशंस तो बहुत सारे करवाते हैं, लेकिन भाई वो करते क्या है कि वो क्वेश्चन को पढ़ के सीधे आंसर करा देते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं। लेकिन हम आपको व्याख्या भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है।
तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इनके बारे में दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ब्रैकेट में आपको एक व्याख्या दी गई है, इसको समझिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं ASI, इसकी स्थापना की और ये इनके पहले महानिदेशक भी बने। अब देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये वाला भी बन सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कब की ये भी पूछा जा सकता है। तो कब की? 1861 में की। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की और ये पहले महानिदेशक भी बने। बात समझ में आ गई? तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? चिरांद, बुर्जहोम, हुंसागी या फिर मेहरगढ़। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपके सामने दिया गया ऑप्शन नंबर सी, हुंसागी। हुंसागी जो है ये आपका पुरापाषाण एक कालीन स्थल है जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखेंगे पुरातात्विक जो महत्व है हुंसागी, ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। आगे पॉइंट दिया गया जो आपके ऑप्शन है चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़ के बारे में। तो ये आपके भाई नौपाषाण कालीन के स्थल है। चिरांद स्थल, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये सभी आपके नौपाषाण काल के स्थल माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था? भाई जो प्राचीन काल था उस समय एक शब्द चलता था जिसको कहा जाता था कम्मकार। इसका संबंध किससे है ये आपसे पूछा है। कर संग्रह अधिकारी, भूमिहीन खेतिहीन मजदूरों को, जो कारीगर थे उनको कहा जाता था, या सुनार को? तो जो कम्मकार थे उनको हम कहते थे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को, यानी कि जिनके पास भाई भूमि नहीं होती थी, भूमि से हीन होते थे, उनको भाई क्या कहा जाता था? कम्मकार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिनके पास खेती नहीं होती थी वो मजदूरों को कम्मकार कहा जाता था। और भाई ये कम्मकार एक कैसा शब्द है? तो भाई आप देख पा रहे हैं ये तमिल शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है, जिसका संबंध है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा कही गई एक एक बात, एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। लोहा युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता था, या मुख्य रूप से रिक्त स्थान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसकी जगह पर? तो आप कहेंगे सर कांसे के स्थान पर लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। क्यों किया जाने लगा था? तो इसके बारे में यहाँ पर आपके सामने व्याख्या दी गई होगी, इसको भी पढ़ेंगे। कांस्य युग के जो पतन ने लोहा युग का मार्ग प्रशस्त किया था और इसी दौरान लोहा युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और मध्य पूर्व और हथियारों के कांसे की जगह लोहे का उपयोग किया जाने लगा। पहले भाई इसमें जो होता था उपयोग, वो किसका उपयोग होता था? कांसे का उपयोग किया जाता था, लेकिन कांसे की जगह पर अब किसका उपयोग होने लगा? लोहे का उपयोग होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु सभ्यता के लोग रिक्त स्थान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। भाई क्या बनाने के लिए? तो भाई कांसा। तो आप सभी को पता है जो कांसा होता है ये एक कैसी धातु है? तो आप कहेंगे सर ये कांसा जो होती है एक मिश्र धातु होती है। कैसी धातु होती है? तो आप कहेंगे सर ये कांसा जो होती है एक मिश्र धातु है। तो ये कांस, तांबा और टिन के मिश्रण से कांसा बनाते थे, जो कि सिंधु सभ्यता के लोग इसका निर्माण किया करते थे। तो बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा? कांसा। अगला पॉइंट दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है वो हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोलिथ रिक्त स्थान का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। जो माइक्रोलिथ है उसमें किसका उपयोग किया जाता था? जो कि इंसानों के द्वारा किया जाया करता। तो इसका भाई सही जवाब हो जाएगा छोटे पत्थर के औजार। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, छोटे पत्थरों का औजार का जो निर्माण किया जाता था। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला पॉइंट आता है माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे और इनकी जो आकृति थी वो ब्लेड के जैसी होती थी। जैसे ब्लेड होता है ना, तो ब्लेड के आकार का होता था एक छोटा पत्थर जिसको माइक्रोलिथ कहते थे। और ये उपकरण वास्तव में छोटे तो जरूर थे लेकिन ये नुकीले भी होते हैं। और इनका जो प्रयोग किया जाता था वो शुरुआत में मनुष्य इनका उपयोग शिकार करने के लिए किया करते थे, क्योंकि आप सभी जानते हो जो आदि मानव लोग हुआ करते थे वो सबसे पहले उनके पास तो औजार हुआ नहीं करते थे। तो पत्थरों को क्या करते थे, पत्थरों को अपना औजार बनाते थे। तो पत्थरों जो होते थे उनको घिस के वो नुकीले आकार के पत्थर बना लेते थे, वो काफ़ी नुकीले होते थे। उन्हीं से दोस्तों क्या करते थे, अपना शिकार करते थे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है। भाई ये क्वेश्चन मैं आपको येलो बुक में भी कई बार बताया हूं और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, या हम कह सकते हैं मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसमें तो आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुर्दों का टीला है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये सिंधी भाषा से लिया गया है और जिसका सामान्य अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है भाई। पॉइंट दिया गया कि सैंधो स्थल मोहनजोदड़ो की खोज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेना है कि इसकी जो खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की 1922 में, किसने की थी। तो आप कहेंगे सर रखाल दास बनर्जी ने। सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी समय से तैयारी, काफ़ी स्टूडेंट्स इस समय से कर रहे होंगे, तो पता होगा कि रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अभी आप देखेंगे तो वर्तमान में जो आपका मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर आपका स्थित है। सभी को पता है ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह क्वेश्चन कई बार एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है, चाहे ये तो आपके भाई एसएससी जीडी में भी आया है या आपका एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएल कोई भी एग्जाम हो सभी में आया है। तो भाई एक लिपि होती है जिसको कहा जाता है खरोष्ठी लिपि। इस लिपि की जो सबसे खास बात होती है, ये लिपि जो होती है दाईं ओर से बाईं ओर चलती है इस प्रकार से। जैसे कि आपकी हिंदी की लाइन इस प्रकार से होती है तो हम यहाँ से लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये जो होती है ये यहाँ से लिखी जाती है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको भाई दाईं से बाईं ओर लिखने को, इस लिपि को हम खरोष्ठी लिपि के नाम से जानते हैं। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे दोस्तों एक ब्रैकेट में एक पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वो है दोस्तों जेम्स प्रिंसिप। ये भी आपको याद रखना है, ये जेम्स प्रिंसिप, इनका नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे दिया गया है, तो जेम्स प्रिंसिप को दिया गया है। आगे चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो भाई नगर नियोजन के लिए अभी कौन सी सभ्यता जो है प्रसिद्ध थी, तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और भाई ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आप ये मत समझना कि हड़प्पा सभ्यता अलग थी सिंधु घाटी सभ्यता अलग थी, तो भाई हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको ये पॉइंट मैंने बताया भी था। तो हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों वो एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे सर नगरीकृत थी। और नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की यह एक प्रमुख विशेषता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हुआ करते थे जिसका नाम था हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। बात समझ में आ गई भाई, कौन हुआ करते थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस स्थान में हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप कहेंगे सर ये दैमाबाद से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है, दैमाबाद से प्राप्त हुई है। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ये दक्षिणतम स्थल है। और यहाँ से हमें क्या मिला है, रथ की मूर्ति। अब यहाँ से देखिएगा हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइएगा हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है। तो आपको ऑप्शन में दैमाबाद भी देखने को मिल सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र से मिली है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा गया है। भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी को किस काल में क्या कहा गया है। तो भाई हमसे पूछा रावी नदी को क्या कहा गया है, तो देखिएगा रावी नदी को कहा गया है परुष्णी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, परुष्णी कहा गया है। अस्कनी को क्या कहा गया, भाई यहाँ से आप देख पा रहे हो ये सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं।
कि अस्किनी को चिनाव नदी कहा गया है। इनको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और उनका समय पर रिवीजन कर सकें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी आपका पीडीएफ तैयार किया जा रहा है, जल्द ही आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो जाके उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप इसका फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सको। तो अस्किनी को हम चिनाव नदी के नाम से जानते हैं, विपाशा को हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं, वितस्ता नदी को हम झेलम नदी कहते हैं, सदा नीरा को भी गंडक और गोमती को गोमल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी नदियों के नाम हैं, ये प्राचीन नाम है। आप जो देख रहे हैं ये सभी आपके प्राचीनतम नाम हैं और ये इनके आधुनिक नाम है जो आज की डेट में इनके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना भाई बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? आप सभी को पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, ये सभी आप सभी को पता होंगे। उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय था उसका अर्थ जो है क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। क्या हुआ करता था? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दर्शन एवं ज्ञान। जो उपनिषद दर्शन पर जो आधारित पुस्तकें हैं इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। याद रखिएगा, वेदांत किसे कहते थे? उपनिषद दर्शन पर जो पुस्तकें छपी होती थी उनको हम कहते थे वेदांत। और उपनिषदों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 108। तो आप सभी को पता है वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4 वेद और 6 वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4 वेद, 6 वेदांग और उपनिषद 108। उपनिषदों की संख्या अभी जस्ट आपको बताई। उपनिषद कितने थे दोस्तों? 108। 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद और 18 पुराण। 18 पुराण, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी आपको बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहाँ से दोस्तों हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह किया जाता है? हमने आपको येलो बुक में अच्छे तरीके से हिस्ट्री बताई थी कि आपके वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सभी वेदों के बारे में बताया था कि कौन से वेद में क्या क्या कंडीशंस हैं। तो आपसे पूछा कि 4 वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें आत्माओं के बारे में, बीमारियों से बचने के बारे में, और उसी वेद को हम जादू टोना तंत्र मंत्र का वेद कहते हैं। तो वो एकमात्र वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद भाई इसका सही जवाब है और इस वेद को हम जादू टोनों का वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। और आपका जो ऋग्वेद है इसमें आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, सभी को पता होगा। सामवेद को हम संगीत का वेद भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सा से सामवेद और सा से संगीत, इसे हम संगीत का वेद कहते हैं। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? तो भाई इसमें इस वेद को गद्य पद दोनों में लिखा गया है और इसमें भाई जो आपके यज्ञ वगैरह होते हैं, यज्ञ जो होते हैं वो इसी में होते हैं यजुर्वेद में। और ऋग्वेद में भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद को क्या कहते हैं? तो इसको जादू टोनों का वेद कहते हैं, जस्ट अभी आपको बताया। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों ब्रैकेट में एक पॉइंट और दिया गया है कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ कहा गया है। अब भाई गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ये क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ सकता है। तो आप कहेंगे सर ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में आपका ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माएं, बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन इस वेद में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भाई आप सभी ने बौद्ध धर्म तो अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, बेसिक जानकारी लेना चाहते हो थ्योरी क्लासेस में, तो येलो बुक की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उन सारी क्लासेस को देख डालो। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षुणी बनी थी वो पहली जो महिला थी, जो प्रथम महिला, वो थी महाप्रजा गौतमी। सभी को पता होगा जो महाप्रजा गौतमी थी वो कौन थी? वो बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो सभी को पता होगा, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनकी माता कौन थी? महामाया। और इनके जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का, तो उनके ठीक 7वें दिन इनकी जो माता है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद इनका जो लालन पालन है, इनकी मौसी थी कौन? प्रजापति गौतमी। तो भाई इन्होंने इनका लालन पालन किया और बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली ये प्रथम महिला, इन्हीं की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो यही थी।
आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे। तो भाई बुद्ध चरित्र तो सभी को याद होगी। यदि मान लेते हैं कि आप सभी को इन पुस्तकों के नाम याद नहीं, लेकिन बुद्ध चरित्र तो पता होगी कि सर बुद्ध चरित्र तो अश्वघोष की है, तो भाई अश्वघोष टिक कर दो। बाकी के आपको सारी नई जो आपके रचनाकार हैं इनको भी याद रख लो। सारिपुत्र, प्रकरण और सौदरानंद ये सभी किसके हैं, अश्वघोष के हैं। बुद्ध चरित्र तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कुछ प्रमुख ग्रंथ और हैं, उनके रचनाकार हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रख लेने हैं। ठीक है भाई, ये आपको चारों पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं, ये चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें से भाई मिलिंद पान्नो के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे सर नागसेन है। मिलिंद पान्नो के रचनाकार कौन है, नागसेन। माध्यमिक सूत्र के कौन है, तो आप कहेंगे सर नागार्जुन है। अभिधर्म कोश के कौन है, तो आप कहेंगे सर वसुबुंद है। और विशुद्ध मग्ग के कौन है, बुद्धघोष है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिलिंद पान्नो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। मिलिंद पान्नो के रचनाकार नागसेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर परिसर का रिक्त स्थान के जीवन से सीधा संबंध है, तो भाई किससे संबंध है, महाबोधि। स्टार्टिंग में आपका लास्ट में कौन सा आ रहा, बोधि, बोधि यानी कि बुद्ध, तो भाई भगवान बुद्ध पे टिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा महाबोधि मंदिर किस पर है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर ये बोध गया बिहार में स्थित है। और इस मंदिर का जो विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल किया गया, इसे 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। ठीक है भाई, महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना कर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे, तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने भाई अंतिम समय में अपने जैन धर्म को अपनाया और उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये एक जैन मतानुयायी थे, यानी कि ये जैन धर्म के उपासक थे या मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी, भद्रबाहु से। क्वेश्चन यहाँ से बन के निकल के आएगा कि बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो आप कहेंगे सर भद्रबाहु से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला, ये याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पड़ पड़ता है, कर्नाटक में। उपवास के दौरान इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा भी कहा गया है। जैन धर्म में जो व्यक्ति प्राण त्याग देता है उसको संलेखना या उसे संथारा के नाम से जानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण आप लोगों ने पढ़ा है, वैसे ही जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। जो कौटिल्य थे ये तो सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासक प्रधानमंत्री थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। याद रखिएगा किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक भी था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य, इसी को वही चाणक्य भी कहते थे, इसी का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में, तो आप कहेंगे सर ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। अशोक के, भाई आप लोगों ने इस शिलालेखों के बारे में पढ़ा होगा, तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें भाई क्या है, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। जो आपके दक्षिणी राज्य हैं भारतीय, उनका उल्लेख आपको अशोक के द्वितीय शिलालेख में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया कि अशोक के अभिलेखों को भाई कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे सर अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका गुहा लेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है शिलालेख। भाई अशोक के आपके 3 अभिलेख थे, गुहा लेख, स्तंभ लेख और भाई तीसरा था शिलालेख। अशोक के जो द्वितीय मुख्य शिलालेख है इसमें दक्षिण भारत के राज्यों को वर्णन किया गया है और इसमें आपके सतई पुत्र, केरल पुत्र, चेर, चोल और पांडवंश का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य, पशुओं की चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य भी इसमें उल्लिखित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब उसे उसका पुनर्निर्माण करवाया, तो वो थे आपके रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, रुद्रदामन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और ये शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे रुद्रदामन प्रथम, और इन्हें जूनागढ़ अभिलेखों से इनकी जानकारी इनकी देखने को मिलती है।
सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ? तो भाई ये तो मौर्य काल में हुआ है। और रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़, काठियावाड़ तो सभी को पता है कि ये गुजरात में पड़ता है, वहीं पर इन्होंने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? भाई आप सभी को पता है कि दिल्ली में एक स्थित लौह स्तंभ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे आपके गुप्त शासकों ने। किसने? गुप्त शासकों ने लौह स्तंभ में आपका लौह स्तंभ का निर्माण जो है करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है, कहा गया है कि गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली का स्तंभ दिल्ली में स्थित है, इसी को लौह स्तंभ भाई इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। अब भाई इसी लौह स्तंभ को हम मेहरौली का भी लौह स्तंभ कहते हैं। ठीक है भाई, मेहरौली का लौह स्तंभ भाई इसी को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो भाई वो थे आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि भाई ये पाल वंश से संबंधित हैं, धर्मपाल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, इन्होंने की थी। और यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। तो ये आपका जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? तो आप कहेंगे सर ये रावी नदी के तट पर बसाया गया है। कहाँ पर है भाई? रावी नदी के तट पर इसको बसाया गया है। पॉइंट दिया गया है कि अन्य प्रमुख सैंधव स्थल और उनके समीप स्थित नदी, जैसे कि भाई मोहनजोदड़ो। आप कहेंगे सर मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सर सिंधु नदी। अब ये आपकी कहाँ पर पड़ जाती है मोहनजोदड़ो? तो ये आपके सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान, सभी को पता होगा, यानी कि पाकिस्तान में आपका ये पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका दोस्तों आपका हिंडन नदी के किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई। अब भाई इसको ट्रिक में आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो भाई। जैसे कि आप सभी को बता दें भाई मोहनजोदड़ो, तो भाई मोहनजोदड़ो तो सभी को पता है कि ये तो पाकिस्तान में है। ठीक है भाई। आलमगीरपुर ये आपका हिंडन नदी के स्थान पर है। कालीबंगा, कालीबंगा को हम बनाएंगे भाई काले बैंगन। ठीक है भाई, ट्रिक से याद रख सकते हो आप इसको। इसको ट्रिक है, आप इसको ट्रिक भी बना सकते हो भाई। इसकी ट्रिक हो जाएगी काले बैंगन। भाई काले बैंगन भाई कहाँ पर बने हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो घर घर बने हैं। बैगन कैसे होते हैं भाई? काले होते हैं ना। तो काली बंगा यानी कि काले बैगन कहाँ पर बने हैं भाई? घर घर बने हैं। तो काली बंगा घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। लोथल, भाई लोथल किस नदी के किनारे स्थित हो? तो आप कहेंगे सर ये भोगवा नदी के किनारे। भाई आप सभी को पता है कि जब भी हम कहीं पर निमंत्रण खाने के लिए गांव वगैरह में जाते हैं तो भाई कहते हैं ना भाई भोग लगाने के लिए भाई थल पे बैठ जाओ। थल का अर्थ होता है जमीन। भाई जमीन पर बैठाल कर भाई भोग खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, भाई न्योता देते हैं। तो क्या हो जाएगा? भोगवा, यानी कि भाई थल पर बैठकर हम भोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि चनूदड़ो, चनूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई। तो सिंधु को बना लीजिएगा साधु। भाई साधु आया और भाई वो क्या कह रहा है भाई? चन्हू के यहाँ आया है। किसके यहाँ? चन्हू के यहाँ भाई साधु आया है भिक्षा के लिए। अगला पॉइंट आता है भाई रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे सर रोपड़ जो है ये आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा भाई? सतलज नदी के किनारे रोपड़ आपका स्थित हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है सुतकांगे डोर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सुतकांगे डोर जो है ये आपका दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये जितने भी मैंने आपको ये प्राचीन स्थल और उनके जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल का जो विस्तार है वो 2 मिलियन वर्ष, 2 मिलियन वर्ष से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पहले तक समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। और इसकी समय जो है इसकी लंबी अवधि मानव इतिहास का कितने प्रतिशत कवर कर लेती है? तो ये भाई आपका हो जाएगा 99%। कितना भाई? 99% जो है ये अपना कवर करती है। आगे पॉइंट दिया गया है, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है। एक तो आपका पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा है आपका नवपाषाण काल। ये 3 कालों में भारतीय इतिहासकारों ने पाषाण कालीन को वितरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय रिक्त स्थान में प्राप्त होता था। ये भाई आपका देखेंगे क्वेश्चन एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024
भाई ये जस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका 24 फरवरी को, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एसएससी जीडी की कट ऑफ तो अभी आप लोगों ने देखा होगा भाई, इस बार सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी की कट ऑफ देखने को मिली। तो भाई उसी के मद्देनजर रखते हुए इस बुक का निर्माण अंकित भाटी सर ने किया है कि यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो आपको एक तरीके का एग्जाम का जो पैटर्न है, लेवल है, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। और एसएससी जीडी 2025 की जो बम्पर भर्ती आने वाली है उसमें आप लोग कैसे आप अपना स्कोर जो है इंक्रीज कर सकते हो, उसके लिए बुक भाई सबसे बेस्ट है। आपको भाई 4 से 5 सालों में जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। और ये भी 100% भाई श्योरिटी है कि यदि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लेते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको पेपर में यहीं से ही देखने को मिल जाएंगे, सेम टू सेम एग्जाम में। तो भाई ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि हड़प्पावासी को वर्तमान समय में आपका जो तांबा है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भाई राजस्थान से प्राप्त होता है। याद रखेंगे कहाँ से भाई, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो भाई ये भी देख लो, 1 मार्च को ये क्वेश्चन फिर से पूछा 2024 में। 2024 में जो अभी मार्च में एग्जाम हुआ था उसमें फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। इसके ऑप्शंस आपके ये रहे, कुल्हाड़ी है, आरा मशीन या छेदक या तलवार। तो भाई सबसे पहले जो आपके किसका निर्माण किया गया था भाई, कुल्हाड़ी का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। भाई ऋग्वेद में केवल एक बार आया है तो वो है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी का जो नाम है वो किस में आया है, ऋग्वेद में एक बार। और ये क्वेश्चन 31 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी ने पूछा था। ऋग्वेद में गंगा का नदी का जो नाम है वो एक बार और यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है। आप कहेंगे सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा गया है एग्जाम में, तो जी हाँ बिल्कुल पूछा गया है। और एसएससी जीडी में ही नहीं बल्कि आपके एसएससी एमटीएस सीजीएल अन्य विभिन्न एग्जामों में भी पूछा गया है कि बताइए गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लिखित नाम किया गया है। तो आप कहेंगे सर गंगा का एक बार है और यमुना का पूछा जाए तो 3 बार बता देना है। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वो थी आपकी सरस्वती नदी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी जो मानी जाती थी वो थी आपकी सिंधु नदी। पवित्र नदी आपको सरस्वती नदी को माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, और महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 28, रिक्त स्थान वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा कौन सा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह भी है। धुनों, धुनों का अर्थ भाई समझ गए, संगीत। भाई धुनों का मतलब समझ गए भाई, संगीत। संगीत में भाई आपके मंत्र भी उल्लिखित हो जाते हैं, लेकिन मंत्र का मतलब ये नहीं कि जादू टोना तंत्र मंत्र, ये नहीं भाई, धुनों और मंत्रों का संग्रह। तो भाई धुन यानी कि संगीत का वेद अभी मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर साम वेद को संगीत का वेद कहा जाता है। तो धुन आ गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, संगीत। और ये सबसे छोटा वेद है, इसी को कहा जाता है। वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तंत्र हैं, तथ्य दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे सर ऋग्वेद में। किस मंडल में मिलता है, तो तीसरे मंडल में मिल लेता है। तो ये पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है कि साम वेद में यज्ञों को अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। तीसरा है अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित, अभी आपको बताया भी था। यजुर्वेद भाई आपके जो कर्मकांड वेद होते, यज्ञ वगैरह होते हैं कर्मकांड वाले, तो ये आपके यजुर्वेद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो भाई सबसे पहला यानी कि सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम या पुराना वेद भी कहा जाता है। नवीनतम वेद जो आपका सबसे लास्ट में होगा, तो नवीनतम वेद अथर्ववेद, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। गद्य पद्य में दोनों में लिखा है, मैंने अभी आपको बताया था वो कौन था, यजुर्वेद था। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है भाई, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को हम वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वेद त्रयी। त्रयी का मतलब 3 वेदों का समूह, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको हम वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं। ये छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी उम्मीद करते हैं सभी को पता होंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो भाई आपका वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये आपका वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर है, तो ये भाई आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है भाई, पाक, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। तो भाई ये आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है।
नवपाषाण कालीन स्थल हुल्लूर जो है ये आपका कर्नाटक भारत में स्थित है, और चिरांद सारण ये आपका बिहार में, और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है भाई, महागढ़ा कहाँ पर है? ये आपके अपने यूपी में ही स्थित है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आ रहा है, कह रहा है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ये तो अभी बताया, जिसकी रचना लगभग कितने साल पहले हो गई थी? तो भाई लगभग पूछा है ना, तो लगभग ये 3500 साल पहले इसकी रचना हो गई थी। ऋग्वेद में भाई आपके टोटल जो मंडलों की संख्या है वो आपके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,580 ऋचा हैं। ये सभी आपको याद हो रखने हैं भाई, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि ऋग्वेद में अंतर्गत कितने मंडल आते हैं, तो आप कहेंगे सर 10। सूक्त कितने आते हैं? तो 1028। ऋचाएं कितनी आती है? तो 10,580। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला जो ऋषि होता था उसको क्या कहते थे? तो उसको होत्र कहा जाता था। और ऋग्वेद में भाई 2 आपके ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने हैं भाई? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जो ऋग्वेद जो पढ़ने वाला जो ऋषि हुआ करता था उसको होत्र कहा जाता था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रिक्त स्थान शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, और ये स्थित था जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा शहर में कच्छ का रण आपका स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है कि धौलावीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाई। देखिएगा धौलावीरा कहाँ पर स्थित? कच्छ। कच्छ आपका जिला कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, सभी को पता है। इसके जो खोजकर्ता हैं ये आपको याद रखना, ये थे जेपी कोसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जेपी कोसी जो है इन्होंने धौलावीरा की खोज की। इसे सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहा जाता है। इसे भाई आयताकार नगर के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद धौलावीरा में जल प्रबंधन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइएगा कि जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हुए हैं? तो आप कहेंगे सर ये धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है भाई, कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से हमें जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार? भाई महान स्नानागार जो होते थे ये आपके भाई जो महान स्नानागार होते थे ये कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये आप कहेंगे सर ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से ये हमें मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है भाई? मैंने आपको बताया था कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, और आपको 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति और मातृ देवी की भी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कालीबंगा, भाई कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? भाई काले बैगन कहाँ बने? घर घर बने हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है भाई, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई। मैं एक बार क्वेश्चन को 2-2 बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको वीडियो में ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं। कालीबंगा से जुते हुए हल मिले हैं। अग्नि पूजा के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। भाई ये कैसे याद रखेंगे भाई कालीबंगा वाले? तो भाई काली, भाई आपको पता है कि जब कोई लकड़ी हम जलाते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं, वो जलने के बाद वो राख हो जाती है। राख कैसी होती है? काली हो जाती है। तो भाई जब राख कैसी हो जाती है? काली होती है। जब आग लगाएंगे तो भाई राख कैसी हो जाएगी? काली। तो आग का मतलब बनाएंगे अग्नि पूजा। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख पाओगे? बोलो रख पाओगे कि नहीं? तो भाई आप लोग इससे आसानी से याद रख सकते हो कि अग्नि पूजा कहाँ से मिली है? कालीबंगा, क्योंकि आग जलाएंगे तो भाई राख हो जाएगी काली, यानी कि कालीबंगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया लोथल। लोथल जो है ये आपका बंदरगाह है जहाँ से धान चावल और 3 युगल समाधियाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3 युगल समाधियों वाला पॉइंट, कि 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये आपके लोथल से मिली हैं। ठीक है भाई। और मिट्टी से बना हुआ हल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भाई, मिट्टी से बना हल का जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको सर ये बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। इसको कैसे याद रखोगे भाई? ट्रिक में बता दूं भाई, मिट्टी से मैंने एक हल बनवाया है, मिट्टी से हल बनवाया है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि मिट्टी से बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भाई तुरंत वालों मिट्टी का जो हल मैंने बनवाया है। बनवाया है, बनवाया यानी कि बनावली। भाई मिट्टी का हल बना, तो भाई मिट्टी से बना हल यानी कि बनावली। तो यहाँ में भी देखो बना आ रहा है और यहाँ स्टार्टिंग में भी बना है, तो बना यानी कि मिट्टी से हल बना है, तो इसका मतलब बनावली कहाँ पर है? मिट्टी से बना हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, मिट्टी से बना है ना, तो भाई बनावली कहाँ है? मिट्टी से बना है। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे आप लोग तो भाई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद हो जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रंगपुर आपको याद रखना है, ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है भाई? गुजरात में स्थित है रंगपुर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात।
हड़प्पा स्थल रंगपुर आपके भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में है और धौलावीरा गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। यहाँ से क्वेश्चन आपसे सेम इसी तरीके से पूछेगा कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे राजस्थान में स्थित है। बनावली जो आपकी मिट्टी के हल बने थे, ये कहाँ पर स्थित है, तो बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। और धौलावीरा आपको गुजरात में है, जो कि कच्छ का रण धौलावीरा आप सभी को पता है, धौलावीरा गुजरात में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने और तीनों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 35। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय में से किसमें से था? भाई आप सभी को पता है कि जो कपिल मुनि हुआ करते थे वो ये हमारे सांख्य दर्शन के संप्रदाय के थे। किससे? सांख्य दर्शन। यहाँ पे भाई आपको प्रमुख दर्शन दिए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। भाई न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तरी मीमांसा के बादरायण, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के ऋषि कणाद या ऋषि उलूक, या चारवाक दर्शन के ऋषि चारवाक। तो भाई ये तो आप आसानी से याद रख सकते हो। न्याय दर्शन के गौतमी, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, योग दर्शन तो सभी को पता होगा, योगा यानी कि भाई रामदेव योग करते हैं और पतंजलि का प्रचार करते हैं, इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो योगा पतंजलि आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन शहर लोथल। भाई अभी मैंने आपको बताया कि लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो वही तो पूछा है कि लोथल जो एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है भाई? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था। आगे चलते हैं भाई। लोथल कह रहा है कि गुजरात राज्य में स्थित है और ये प्राचीनतम बंदरगाह भी है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? भी डॉक्टर S.R. राव ने इसकी खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ऋग्वेद में भाई मैंने सूक्त कितने बताए थे? भाई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे। कितने थे भाई? 1028। तो देखा आपने, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया ना। तो भाई ये आपको याद रखने हैं, 1028 सूक्त थे। और मंडल कितने थे? तो आप कहोगे सर 10 मंडल थे। और तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो भाई तीसरा जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है भाई। ठीक है भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं दोबारा इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको चीज़ें वो माइंड में ब्लिंक करें। ठीक है, ब्लिंक करेंगे तो चीज़ें आपको याद आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र, भाई नाट्यशास्त्र इज इक्वल टू भरत मुनि, सभी को पता होगा। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो आप कहोगे सर भरत मुनि हैं। ये तो सर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो इनके बारे में कुछ वैशिष्ट जानकारी आपको समझ लेनी है। जैसे कि ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक और विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है और प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है जिसमें 18 पर्वों पुस्तकों में से आपके 1,00,000 छंद है? कितने छंद है? 1,00,000। तो भाई वो कौन सा है आपका प्राचीनतम ग्रंथ? तो वो है आपका महाभारत। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा महाभारत में कितने छंद हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें 1,00,000 छंद हैं। कितने भाई? 1,00,000 छंद हैं। कौन से ग्रंथ में? महाभारत में। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों को समूह को, भाई मंत्रों के समूह को क्या कहते थे? भाई मैंने आपको बताया था सूक्त। और सूक्त को संख्या कितनी थी भाई? 1028। अभी जस्ट बताया दो सेकंड पहले, 1028 क्या होते थे? सूक्त थे। यहाँ पर भी लिखा है कि जो ऋग्वेद में जो मंत्रों का समूह होता था उसको सूक्त कहते थे और इनकी संख्या 1028 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? सभी को पता है चाणक्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। तो ये भी क्वेश्चन 30 मार्च को एसएससी जीडी के 2024 में एग्जाम अभी लेटेस्ट हुआ है, उसी में पूछा है। अर्थशास्त्र के रचयिताकार चाणक्य थे। और मुझे आपका जो पता है कि जो एसएससी जीडी का जो आपका जो पेपर आया था वो थोड़ा सा सुनने में आया कि ईजी आया था, इसलिए जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई गई है। तो भाई क्वेश्चन का लेवल तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई क्वेश्चन तो भाई इस टाइप से पूछे गए थे। रामायण के रचनाकार कौन है? आप कहेंगे सर महर्षि वाल्मीकि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है भाई,
रामायण महर्षि वाल्मीकि ने, यदि रामचरितमानस पूछा जाए तो आप तुलसीदास बताएंगे। ठीक है भाई, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वाल्मीकि और रामचरितमानस और रामायण को लेकर। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी ने 22 फरवरी 2024 को पूछा है। भाई अभिज्ञान शाकुंतलम कौन नहीं जानता, भाई सभी जानते हैं, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो संबंध है वो किससे है, कालिदास से है, सभी को पता होगा। प्रमुख रचनाएं भाई, ये सारी रचनाएं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट होगा जिसको ये रचना याद ना हो। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त की है। ऋतु संहार कालिदास की है। कुमार संभव कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। मेघदूत कालिदास। रघुवंशम कालिदास, सभी को ये रचनाएं होगी। भाई विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की है। अश्वघोष की बुद्धचरित सभी को पता है। राज तरंगड़ी कल्हड़ की पता है, जिसमें जम्मू कश्मीर का वर्णन किया गया है। राज तरंगड़ी किसकी है, कल्हड़ की है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी पुस्तकें मैंने अभी आपको बताई ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और लगभग दोस्तों 99% लोगों को ये पुस्तकें याद होंगी, बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। जो भी कैंडिडेट इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो भाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ तैयार किया जा रहा है, जैसे ही तैयार हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, भाई अभी जैसे बताया कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी, कौटिल्य। कौटिल्य कहा किसको जाता है, आपको बताया था भाई चाणक्य को ही तो कहते हैं भाई। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य है। तो चाणक्य का ही नाम तो कौटिल्य है, तो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन भाई ये इंपॉर्टेंट है कि वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका, भाई वराह मिहिर की जो रचना है पंच सिद्धांतिका, इसमें कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों से ये संबंधित है। ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो वराह मिहिर की जो अन्य रचना है वो लघु जातक है, बृहत संहिता है और बृहत त्याजक है। ठीक है भाई, ये किसकी है भाई, ये वराह मिहिर की। इसकी ट्रिक मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ ताकि आप याद रखो। जहाँ कहीं पर भी जातक मिल जाए, जातक शब्द मिल जाए वो वराह मिहिर है, या ब्रह शब्द मिल जाए, यहाँ पर भी ब्रह है, यहाँ पर भी ब्रह से बनाएंगे वराह, ब्रह से क्या बनाएंगे वराह, तो याद रखेंगे वराह मिहिर की ये रचनाएं हैं। तो इस ट्रिक को फॉलो करो, याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, सिकंदर ने भारत में कब किया था, तो आप कहेंगे सर 326 ईसा पूर्व में भारत पर यूनानी शासक था सिकंदर, इसने भारत पर आक्रमण किया था। भाई यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण है ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, याद रखेंगे क्या नाम था, फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु कौन थे भाई, अरस्तु थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसीलिए तो भाई RWA की ये जो बुक है अंकित भाटीचर की, इन्होंने भाई इस प्रश्न को भाई एकदम व्याख्या सहित इस पुस्तक को बनाया है। तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। किसका था, नंद वंश का शासन था। और सिकंदर की मृत्यु भी पूछ ली जाती है, तो 323 ईस्वी में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन पर। इसकी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश ने उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो वो कौन था, उदयन था। क्या था भाई, उदयन। अजात शत्रु का पुत्र कौन था, उदयन था, और इसी ने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। किसने, उदयन ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था भाई, ये क्वेश्चन दिमाग में अपने दिलों में भाई इसको छाप लो। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा नदी और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन जब एग्जामिनर जब पूछता है, नया क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि बताइए कि कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना किसने की। यदि आपने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा है। तो भाई कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना यानी कि पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुरा के नाम से भी पहले जाना जाता था, हम कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में इस राजधानी को कहां पर स्थानांतरित यानी कि परिवर्तित करके कहां किया गया, तो आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र में किया गया था। तो भाई राजगृह की जो राजधानी थी वो कई वर्षों तक मगध तो रही, लेकिन उसके बाद इसको बदल कर पाटलिपुत्र कर दिया गया था। मगध भारतीय प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक थी और इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार
के क्षेत्र में थी और प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज, और गिरिब्रज किसको कहते हैं, राजगृह को कहते थे, लेकिन इसके बाद पाटलिपुत्र बन गई थी। इससे पहले की भी राजधानी पूछी जा सकती है और इसके बाद में जो नई राजधानी बनी वो भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। जैसा कि आप सभी को पता है जो महाजनपद थे वो कितने थे आपके, तो टोटल 16 महाजनपद थे। उनमें से जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो है आपका वैशाली। कहाँ पर है भाई, वैशाली में वज्जी महाजनपद की आपकी राजधानी थी। इसमें आपके टोटल प्रमुख जनपद दिए गए, जो आपके महाजनपद है ये आपके प्रमुख हैं जो कि आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन पर एक नज़र डाल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स बना लो। भाई अभी एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आने वाली है, आपके अक्टूबर से नवंबर तक में देखने को मिल जाएगी, तो अभी समय है और हम आपके एग्जाम से पहले पहले इस बुक को कंप्लीट करवा देंगे। चारों बुक, हिंदी भी करवाएंगे, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। रीजनिंग और जीएस स्टार्ट हो चुकी है तो जल्द ही ये कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद मैथ और हिंदी भी करवा देंगे। इसकी आप चिंता मत करो, सभी पीडीएफ ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड करवा देंगे, बस आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहो, ठीक है भाई। और हाँ, वीडियो के लास्ट में इतना और कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, यदि कंटेंट समझ में आ रहा हो, हमारे द्वारा कही गई बात समझ में आ रही हो, तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारे पुराने साथी हैं या जो हमारे नए स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर विजिट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को और फ्री पीडीएफ का फ़ायदा ले सके, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि अभी यूट्यूब पर जो हमारा जो चैनल थोड़ा नया है, तो सपोर्ट की आप सभी लोगों की बहुत सी ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप सभी साथी सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है भाई। और आपका जो भी सजेशन हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, तो आप अपना सजेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्लास को हम कितना और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं इसका भी सजेशन कमेंट करके हमें आप लोग जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो भाई सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरुर महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कोसल महाजनपद की राजधानी ये अयोध्या या श्रावस्ती थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन ये कई बार एग्जाम में आया है। मगधवाला ये भी कई बार एग्जाम में आया है। राजगृह या गिरिब्रज थी। और मत्स्य राजधानी विराटनगर थी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। कौन नहीं था भाई, तो वो है आपका कामरूप। कामरूप जो था ये 16 महाजनपदों में से नहीं था। महाजनपदों की कुल संख्या अभी मैंने आपको बताई थी कि 16 महाजनपद थे, और इनका जो उल्लेख है ये आपको बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जैन धर्म के भगवती सूत्र में किया गया है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में अंतर है, याद रखना। 16 महाजनपद कौन कौन से थे भाई, पहला था आपका भाई अंग, दूसरा मगध, काशी, चौथा वत्स, पांचवा वज्जी, छठवां कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। ये आपके टोटल 16 महाजनपद थे। तो इनके आप लोग नाम याद रख पाओ तो रख सकते हो, वैसे 2-4 याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका मगध, काशी, वत्स, वज्जी, बस 4-5 याद रख लो, कौशल वगैरह जो मैंने आपको अभी ब्रैकेट में जो बताए थे महाजनपद, बस उतने याद रख लो, ठीक है। यदि 16 याद कर सकते हो तो भाई 16 याद कर लेना, जो भी आप ट्रिक बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थकर कौन थे। तो ये जो वर्तमान में जो हमारे वर्धमान जो महावीर जैन धर्म के अंतिम और कौन से में तीर्थकर थे, तो अंतिम तीर्थकर कौन थे भाई, तो सभी को पता है 24वें तीर्थकर ही तो हमारे अंतिम तीर्थकर थे। 24वां तीर्थकर जो भी होगा वो हमारा अंतिम तीर्थकर होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो वो कौन थे, महावीर स्वामी, ठीक है भाई। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये तो सभी को पता होगा कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुआ करते थे वो कौन थे, वो तो ऋषभदेव थे। 22वें तीर्थकर अष्टनेमी, और 24वें तो भाई पता है महावीर स्वामी ही थे। 24वें कौन थे भाई, महावीर स्वामी थे, जो आपका क्वेश्चन में पूछा है। ये 28 फरवरी में भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछा है 2024 में, लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और 23वें तीर्थकर ये आपके पार्श्वनाथ थे। ये पार्श्वनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, पहला,
और 23वां और 24वां, ये तो भाई अंतिम, इसको मान लो भाई अंतिम यही है। और पहला तो भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ऋषभदेव वाला, तो पहला और अंतिम, और ये 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है भाई। तो आपके जो जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए थे वो आपके टोटल 24 तीर्थकर हुए, जो कि अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 22वें तीर्थकर अष्टनेव को माना गया है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके आज के टोटल 50 क्वेश्चंस। अभी बाकी के क्वेश्चंस अभी और हैं, हिस्ट्री में आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम आपको 50-50 क्वेश्चंस का सेट लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज ये पहली क्लास थी, आप लोगों को आज ये पहली क्लास कैसी लगी, इसका क्या रिस्पॉन्स आप लोग देने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी ये भी बताएं, कंटेंट कैसा लगा ये भी बताएं, और हमारे लिए आपके लिए क्या सजेशन हो सकता है ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। पहली क्लास थी, उम्मीद करते हैं आज हमने जितना भी बेहतर सीखा है, जितना भी सीखा है वो अपने आप में 100% सीखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ तो याद जरूर हुआ होगा भाई, कुछ ना कुछ तो 100% है। यदि आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर याद हुई होंगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप अपने जीके जीएस को बेहतर करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, क्लासों को भाई बार बार से रिवीजन भी करते रहें, दोगुनी स्पीड में वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो ताकि चीज़ें आपको याद हो सके, ठीक है भाई। और अपने नोट्स जरूर बना लेना ताकि आप उनका समय समय पर रिवीजन कर सके। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे टोटल 50 क्वेश्चन, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली हैं। बाकी के क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक क्वेश्चन कल की क्लास में हम कवर करेंगे। तो क्लास का समय सभी को पता है, रोजाना रात को 8 बजे क्लास होती है। तो कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने हर एक दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके ज्वाइन कर लो। ऑफिशियल चैनल पर कुछ दिनों बाद आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी साथियों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर अपने राइट टाइम पे। और सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, तो सभी साथी 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जरूर जुड़ा करें। और उसके बाद हमारी रात को 8 बजे जीएस की क्लास होती है, उसमें सभी साथी जुड़ा करें। तो सभी का धन्यवाद, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।